हाय, कैसे आप सब लोग। आज हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा जॉब वर्क का, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है वो जॉब वर्क चैप्टर के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में गिवन है। ठीक है, तो हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है और जॉब वर्क चैप्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन प्रिंसिपल डायरेक्टली सप्लाई गुड्स for premises of job work without declaring the premises of job work as additional place of business। ये हमने कल पढ़ा था कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाए बिना, ठीक है, जॉब वर्कर के प्लेस पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाए बिना प्रिंसिपल जो सप्लाई कर सकता है। दो सर्कमस्टांसेस थे इसमें, हमने जो कल पढ़े थे, टू सर्कमस्टांसेस थे। सबसे पहला ये था कि अगर जॉब वर्कर हमारा क्या है, रजिस्टर्ड है, तो सेकंड इसमें केस ये था कि अगर नोटिफाइड सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल, तो ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल पर्सन, वेयर द प्रिंसिपल इज इंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। ठीक है, तो ये दो सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें विदाउट डिक्लेयरिंग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द जॉब वर्कर का प्रिंसिपल जो है डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है गुड्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन द इनपुट और कैपिटल गुड्स आर नॉट रिसीव्ड ठीक है और सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्क विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। हमने कल पढ़ा था कि टाइम लिमिट क्या है, 1 ईयर है फॉर इनपुट गुड्स के लिए और 3 ईयर है फॉर कैपिटल गुड्स के लिए। अगर इस टाइम लिमिट के अंदर जॉब वर्कर के द्वारा प्रिंसिपल के पास मेटेरियल जो गुड्स हमने भेजी थी जॉब वर्कर को, अगर वो वापस नहीं आती तो क्या केसेस हो सकता है। तो हमने पढ़ा था कि डीम सप्लाई मान लिया जाएगा अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। वही लिखा हुआ है, इफ इनपुट और कैपिटल गुड्स आर नॉट रिसीव्ड बैक बाय द प्रिंसिपल और आर नॉट सप्लाइड बाय द फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द जॉब वर्कर विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। टाइम लिमिट वही जो मेंशन की है, 1 ईयर और 3 ईयर। तो क्या माना जाएगा, डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर ऑन द day when the said input or capital goods were sent out by the principal or on the date of receipt by the job worker, where the input or capital goods sent directly to the job work to the place of business of the job worker, thus the principal would be liable to pay tax accordingly। कुल मिला के क्या होगा इस केस में, अगर ये वाली ये जो टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट के अंदर अगर नहीं लेके आते तो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा। अब डीम सप्लाई कहाँ से माना जाएगा, हमने कल पढ़ा था कि डीम सप्लाई कहाँ से माना जाएगा। अगर प्रिंसिपल ने जो वर्कर को मेटल भेजा था, ठीक है, तो जब इसने सेंड किया था सेंड डेट से, और अगर जो वर्कर के पास सप्लायर ने डायरेक्टली जो वर्कर के पास मेटल पहुंचाया था, तो हम कहाँ से देखेंगे, रिसीव डेट से, जब जो वर्कर ने मेटल रिसीव किया था वहां से देखना है हमें टाइम लिमिट 1 ईयर और 3 ईयर का। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट भी आएगा प्लस इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट वही 18% के हिसाब से लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू जॉब वर्क। ये हमने कल पढ़ा था, प्रिंसिपल ही रेस्पॉन्सिबल है, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की है बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने, प्रिंसिपल टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ जॉब वर्क रिलेटेड टू इनपुट और कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जी इंजीनियर्स हैड अ मोल्ड डिलीवर्ड डायरेक्टली टू अ जॉब वर्कर, ठीक है, फ्रॉम द सप्लायर फॉर मार्केटिंग दैट इज सच इन precious parts for use of its in factory of G engineer. As per agreement, the mold was to remain with the job worker as long as the work was being sent to him. ठीक है, after 4 year departmental audit team visited the job work, noticed the molds and traced it to G Limited. GST was demanded from the G engineer for taking ITC without receiving molds and furthermore not bringing the molds back after the 3 year of the delivery of the job worker. How should they respond for this? ये क्या पूछ रहे हैं, बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जो मोल्ड्स जो हमने दिए थे
प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को मोड्स दिए, ठीक है, डायरेक्टली सप्लाई हुए हैं सप्लायर से जॉब वर्कर के पास। तो मोड्स की क्या कंडीशन है, क्या वो रिसीव बैक करने हैं विद इन 3 ईयर या फिर 1 ईयर के अंदर। तो ये वाला जो कंडीशन है टाइम लिमिट, वो मोड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन ये है कि वो उसने मोड्स जो है वो रिसीव बैक नहीं करे, मतलब प्रिंसिपल के पास वापस नहीं पहुंचाए विद इन द गिवन टाइम लिमिट। तो डिपार्टमेंट जो है उससे टैक्स की डिमांड कर रहा है। क्या है जस्टिफिकेबल है? आंसर इज नो। एक बार पढ़ लेते हैं क्या गिवन है। जे शुड रिप्लाई टू द फॉलोइंग लाइंस। क्या रिप्लाई देगा वो? अंडर सेक्शन 19 का रेफरेंस दे देगा आईटीसी का। मे टेक आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क विदाउट बीइंग फर्स्ट ब्रॉट टू हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। वही गिवन है क्योंकि डायरेक्टली सप्लाई किया सप्लायर ने, ठीक है। कैपिटल गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क एदर बी रिटर्न टू द रेटिव प्रिंसिपल और मस्ट बी सप्लाई हो जाना चाहिए फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस विद इन द 3 इयर्स। जो फर्दर एक्सटेंशन 2 इयर्स की आपको बस मिल जाएगी फ्रॉम सेंडिंग द जॉब वर्क और डायरेक्टली रिसीव बाय द जॉब वर्कर फ्रॉम द दैट इज सप्लायर। मतलब दो केस है, या तो सेंड डेट से या रिसीव डेट से अगर जॉब वर्कर ने सप्लाई किया तो। इफ द अबव टाइम लिमिट अगर आपके पास नॉट मेट, इट इज डीम्ड दैट द कैपिटल गुड्स सप्लाई बाय द प्रिंसिपल। बेसिकली क्या माना जाएगा, वो डीम सप्लाई आपके पास मान ली जाएगी, ठीक है। हाउएवर सबसेक्शन 7 ऑफ 19 प्रोवाइड दैट टाइम लिमिट ऑफ द 3 इयर्स, वो आपके पास एप्लीकेबल नहीं होगी, इसके ऊपर मोड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है कि वह जो है आईटीसी जो उसने लिया है वो करेक्टली टेकन किया है, उसको वापस आईटीसी रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास होगी क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास कंप्लीट होगा। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आपके पास हो गए अभी तक। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुदामा इंडस्ट्री लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, मैन्युफैक्चर प्लास्टिक पाइप्स और अदर सप्लाइज ऑन जॉब वर्क बेसिस, ठीक। ऑन 10 जनवरी को क्या होता है, प्लास्टो मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेंड प्लास्टिक वर्थ रुपीज 4 लाख एंड मोल्स वर्थ रुपीज 50,000 फ्री ऑफ कॉस्ट टू सुदामा इंडस्ट्रीज। सुदामा क्या है यहाँ पर? जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर, ठीक है। टू मेक प्लास्टिक पाइप्स सुदामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड आल्सो यूज्ड इट्स ऑन मेटल। क्या जो वर्कर अपना खुद का मेटल यूज कर सकता है? ये हमने कल पढ़ा था, यस कर सकता है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ लेमिनेशन मटेरियल फॉर कोटिंग द पाइप्स वर्थ रुपीज 1 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप। इट रेज्ड एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 2 लाख as job work for making pipes and return the manufacturing pipes through delivery challan to Plasto manufacturer on 20th October in the same financial year। Plasto manufacturer कौन है? ये आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल है, ठीक है। The same quantity and quality of plastic pipes as was made for Plasto manufacturer के लिए जो बनाता है job worker were made by the Sudama Industry Limited for its own raw material, मतलब एक खुद के raw material से बनाता है सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड सोल्ड करता है सॉलिड पाइप्स को जो रजिस्टर्ड है जम्मू एंड कश्मीर में फॉर रुपीज 7.5 लाख ऑन 20 अक्टूबर। मतलब ये ट्रांजेक्शन आपके पास अलग सेपरेट ट्रांजेक्शन है और ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ट्रांजेक्शन है सेपरेट ट्रांजेक्शन है। ये बेसिकली क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अब इसने ये जो ऊपर केस दिया है इसके बेसिस पे इसने कुछ क्वेश्चन पूछा है एग्जाम इन द सिनेरियो। ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट देखते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक पाइप्स बाय द सुदामा इंडस्ट्रीज फॉर प्लास्टो मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर सॉलिड पाइप? यस डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसके लिए जो कर रहा है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। सॉलिड पाइप्स के लिए कर रहा है जो सप्लाई ऑफ, ठीक है। आंसर पढ़ लेते हैं एक बार, वही पूरा पॉइंट लिखा हुआ है। जो वर्क्स का मीन डिफाइन किया गया, मतलब जो किसी और की गुड्स पर अगर काम करना जो वर्क कहलाता है। मतलब एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन। अनदर पर्सन मतलब अनदर रजिस्टर्ड पर्सन मतलब प्रिंसिपल की गुड्स पे काम किया इसने, तो वो जो वर्क कहलाता है। मतलब शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली द रजिस्टर्ड पर्सन इन हुज गुड्स, जो इनपुट गुड्स हो या फिर कैपिटल गुड्स हो, जो वर्क इज परफॉर्म इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल कहलाता है। दूसरा, जो वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन द गुड्स सेंड बाय द प्रिंसिपल। Therefore, when the goods are manufactured,
the goods manufactured here by Sudama Industries Limited for Plasto. इट इज जॉब वर्क, ये जॉब वर्क की डेफिनेशन में आएगा। जॉब वर्क की डेफिनेशन ये थी किसी और के गुड्स पर काम करना, तो यहाँ पे सुदामा लिमिटेड ने इसके गुड्स पर काम किया, तो ये क्या है, जॉब वर्क की डेफिनेशन में आ गया। ठीक है, सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल। एंड व्हेन द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर सॉलिड पाइप, जब गुड्स खुद मैन्युफैक्चर करता है तो वो किसके डेफिनेशन में आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स की। इट इज मैन्युफैक्चर ऑन अकाउंट द पाइप्स आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम द ऑन मटेरियल, फर्दर प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट ऑन जॉब वर्क बेसिस सप्लाई ऑफ सर्विस। वही लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट करना या फर्दर प्रोसेसिंग करना वो सप्लाई ऑफ सर्विस के डेफिनेशन में आएगा। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ पाइप्स ऑन अकाउंट सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। Whether Sudama Industries can use its own material even when it is manufactured the plastic pipes on job work basis, क्या खुद का मटेरियल यूज कर सकता है? यस। क्या जो मटेरियल यूज किया उस पर इनपुट भी ले सकता है? यस, आईटीसी भी ले सकता है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। इट हैज बीन क्लैरिफाइड, ये आपके पास सर्कुलर नंबर के हिसाब से क्लैरिफाई किया गया, दैट द जॉब वर्कर इन एडिशन टू द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल कैन यूज इट्स ऑन गुड्स प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ द जॉब। Check. Okay. Third part. Whether sending the plastic and mold to Sudama Limited by plaster manufacturer is supply and taxable invoice needs to be issued for the same। क्या वो सप्लाई मानी जाएगी, और सप्लाई मानी जाएगी तो क्या टैक्सेबल इनवॉइस इशू करना है? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो कितने टाइम पीरियड बाद जो वर्कर ने गुड्स को रिटर्न किया। अगर वो 3 ईयर और 1 ईयर के अंदर अंदर जो टाइम लिमिट है उसके अंदर अगर रिटर्न कर दिया तो सप्लाई आपके पास नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और टैक्सेबल इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, केवल डिलीवरी चालान इशू होगा। लेकिन अगर वो कंडीशन वायलेट होगी तो डीम सप्लाई मान ली जाएगी और टैक्सेबल इनवॉइस इशू करना है। अब देख लेते हैं कि उसने कितने टाइम पीरियड बाद उसको रिटर्न किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि on 10th जनवरी प्लास्टर मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड इतना गुड सेंड किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। आल्सो यूज अपना खुद का मेटेरियल यूज किया था उसने, वर्थ रुपीज 1 लाख रुपीज का। उसने इनवॉइस रेज किया 2 लाख रुपए का एज जॉब वर्क मेकिंग पाइप्स एंड रिटर्न द मैन्युफैक्चर पाइप्स थ्रू डिलीवरी चालान टू प्लास्टर ऑन 20 अक्टूबर इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। मतलब सेम फाइनेंशियल ईयर में दे दिया, मतलब विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर उसने दे दिया कुल मिला के। तो 1 ईयर के अंदर अंदर दे दिया तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर डिलीवरी चालान इशू होगा, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा। पढ़ लेते हैं ये पूरा सेक्शन रेफरेंस दे दिया 143 सेक्शंस का। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं पूरा। सेक्शन 143 प्रोवाइड्स दैट रजिस्टर्ड प्रिंसिपल में विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इनपुट और कैपिटल गुड्स टू द जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क subsequently on completion of the job work the principal shall either bring back the goods to his place of business or supply including export, ठीक है, the same directly from the place of business premises of job worker within 1 year in case of inputs or within 3 year in case of capital goods। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 ईयर कैपिटल गुड्स के लिए है और जो आपके पास 1 ईयर है वो आपके पास इनपुट गुड्स के लिए है। मोड्स एंड डाइस स्टिक्स एंड फिक्चर्स के ऊपर ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल होती नहीं है। ठीक है, तो मोड्स एंड डाइस फिक्चर्स के ऊपर ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, सेकंड, if the time frame of 1 year 3 year for bringing back or further supply of input is capital goods is not added to the activity of sending the goods for job work shall be deemed to be the supply। मतलब वो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा अगर वो 1 ईयर और 3 ईयर के अंदर रेफर बैक नहीं करता। सेंड डेट से माना जाएगा अगर प्रिंसिपल ने भेजा है, ये हम काफ़ी वक्त पढ़ चुके हैं इसको। और रिसीव डेट से माना जाएगा अगर सप्लाई ने डायरेक्टली जॉब वर्कर के यहाँ पे सप्लाई की। तो द इसेंशियल रिक्वायरमेंट जो भी आपके सेंडिंग गुड्स का जॉब वर्क इज नॉट सप्लाई एज सच बट इट इज रिक्वायर द कैरेक्टर ऑफ सप्लाई ओनली व्हेन, सप्लाई तभी आपके पास होगी वो कब, द इनपुट्स ऑफ कैपिटल नेदर रिसीव बैक, अगर रिसीव बैक दैट इज नहीं की जाएगी बाय द प्रिंसिपल नॉट सप्लाई फर्दर बाय द प्रिंसिपल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्क विद इन 1 ईयर और 3 ईयर फ्रॉम द सेंड डेट। इस केस में क्या होगा, देयरफॉर इस केस में क्या होगा कि sending the plastic and molds by the plaster manufacturer to the Sudama Industries Limited is not supply। The manufactured pipes are received back within the stipulated time and the provision related to
रिटर्न बैक वाले जो प्रोविजन है वो मोड्स एंड डाइज पर एप्लीकेबल दैट इज नहीं। मतलब जो पहले वाला केस है, जो गुड्स प्रॉपर गुड्स दे रहा है उसमें तो कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं क्योंकि 1 ईयर के अंदर रिटर्न कर दिया। और सेकंड वाला केस में, मोड्स वाले केस में, ये 1 ईयर की टाइम लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं होगी, तो वहाँ पर देखने की रिक्वायरमेंट है। रूल 45 का रेफरेंस यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर क्या करना है, अंडर कवरिंग डॉक्यूमेंट होगा, डिलीवरी यहाँ पर इशू करना है। देयरफॉर प्लास्टो मैन्युफैक्चर नीड्स नॉट इशू टैक्सेबल इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट शुड सेंड इनपुट थ्रू अ कवर ऑफ चालान, मतलब डिलीवरी चालान के थ्रू यहाँ पर उसको देना पड़ेगा। तो 3 पार्ट इसके हो गए, 4th पार्ट में देख लेते हैं। Whether Sudama Industries should include the value of free of cost जो सप्लाई की गई है प्लास्टिक एंड मोल्ड सप्लाई बाय द प्लास्टर मैन्युफैक्चर फॉर इट्स जॉब वर्क। क्या ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए थे ना 4 लाख का ये और 50,000 रुपये का ये फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी वैल्यू में ऐड करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि जो इसका जो स्कोप है ना सुदामा इंडस्ट्रीज का, वो केवल अपने सर्विस देने से रिलेटेड है। मतलब इसका जो स्कोप ऑफ सर्विस है ना वो केवल जॉब वर्क से रिलेटेड है। स्कोप ऑफ सर्विस जो है इसका लिमिटेड है टू जॉब वर्क से रिलेटेड। तो ये जो किया गया ना शुड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द फ्री ऑफ सप्लाई, ये इसके अंदर इसमें इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा। क्यों इंक्लूड नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये तो बेसिकली ये हो गया ना कि गुड्स उसने मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं किया, केवल स्कोप ऑफ सर्विस जो है केवल जॉब वर्क तक ही लिमिटेड आपके पास रहेगा। एक बार पढ़ लेते हैं इससे। As per section 15 clause 2 subclause that is B15(2)(b), any amount as per section 15(2)(b), any amount that supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply are not included in the price actually paid or payable for the goods or service or both in the value of the supply, ठीक है। However, Sudama Industry Limited should not include the value of free of cost plastic and mold supply by the plasto manufacturer in its job work job charges, as Sudama Industries is manufacturing the plastic pipes on job work basis, ठीक है। The scope of supply of Sudama Industry Limited is to manufacture plastic pipes from the raw metal supplied by the plasto manufacturer, ठीक, okay। Thus, at no point of time was Sudama Industries, supplier of job work service, liable to pay the raw material, and therefore the value thereof should not be included in its job work, even though the same has been incurred by the plaster manufacturer receipt of job work service। कुल मिला के कहना चाह रहा है कि ये जो इसने जो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए गए ना, किसी भी टाइम पर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो अपने उसको जो रॉ मटेरियल है अपनी वैल्यू में उसको ऐड करे, क्योंकि उसका स्कोप ऑफ वर्क केवल जो है अपनी जॉब वर्क की सर्विस से रिलेटेड है। स्कोप ऑफ वर्क जो है ना उसका वो केवल जॉब वर्क की सर्विस से रिलेटेड ही है, इसके बाहर उसका स्कोप है ही नहीं। हो गया ये 4 पॉइंट जो है क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आलोक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स एंड, क्या इसमें स्टील कैबिनेट वर्क पे 50 लाख रुपए का अंडर डिलीवरी चला, ठीक। इसको दिया है टू फ्रेम टूल्स ए रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, तो ये हो गया जॉब वर्कर और ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। फॉर जॉब वर्कर जॉब वर्क ऑन 20th January, फॉर जॉब वर्क ऑन 20th Jan, द स्कोप ऑफ जॉब वर्क इसने खुद ही डिफाइन कर दिया, इंक्लूड mounting the steel cabinet on a metal frame and sending the mounted panel back to Alok Private Limited. The metal frame is to be supplied by Messrs Frame Tools. Frame Tools has agreed to a consideration of ₹5 lakh for the entire mounting activity, including the supply of metal frame. During the course of mounting activity, metal waste भी जनरेट होता है, ठीक है, और वो सोल्ड किया जाता है वर्थ ₹45,000। Messrs Frame Tools sent the steel cabinet mounted on the metal frame to Alok Limited on 3rd December in the same financial, मतलब उसने इसको वापस भी दे दिया, सेंड कर दिया सेम फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, ओके। एज्यूमिंग जीएसटी रेट जो भी आपके पास है, मेटल फ्रेम पर 28% है, मेटल वेस्ट में 12% है, और जो सर्विस पर रेट है स्टैंडर्ड रेट वो 18% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आल्सो गिव रीजंस भी देने हैं फॉर द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द वैल्यू
of cabinet in the job work for the purpose of payment of GST by the methods frame tools, ठीक है, by the method frame tools। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कंप्यूट द वैल्यू ऑफ जीएसटी लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली बात हमें देखना होगा कि जो ये वेस्ट की रिक्वायरमेंट है ना, तो वेस्ट का रेट क्या है, सबसे पहले आप ये देख लो 12% का रेट है। तो वेस्ट कितना है, क्योंकि इसने सोल्ड करी है, तो ये तो इसका सेल मानी जाएगी, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स आपके पास मानी जाएगी 45,000। तो 45,000 पे यहाँ पे लग जाएगा टैक्स 12% के हिसाब से, एक तो ये आ जाएगा टैक्स वैल्यू। दूसरा जो इसने 5 लाख की वैल्यू दी है, ये क्या था, मैसेज प्रिंट टूल्स हैज एग्रीड टू कंसीडरेशन ऑफ 5 लाख फॉर द एंटायर माउंटिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ मेटल फ्रेम। तो ये आपके पास हो गया सप्लाई ऑफ सर्विस, इसका लगेगा सप्लाई ऑफ सर्विस का रेट जो है 18। ठीक, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे निकल कर। इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास। अगर मैं बात करूँ 5 लाख रुपीज़ पर 18% आपके पास निकालना, ये आ गया 18% 90,000 प्लस 45,000 पर 12% या आपके पास आ गया 54। तो ये हो गया आपके पास 954, इतना आपके पास आएगा जीएसटी लायबिलिटी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आंसर। As per para 3 of schedule 2 of the CGS text, any treatment of process, ये कुल मिला के जो वर्क की डेफिनेशन डिफाइन करी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन, सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर वो कवर्ड होगा। इन द गिवन केस मैसेज प्रिंट टूल जो वर्कर है अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ माउंटिंग द स्टील कैबिनेट ऑफ ऑल ऑफ द प्रिंसिपल ऑन मेटल फ्रेम इन व्यू ऑफ द पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द CGST एक्ट cited above, the mounting activity classified as service even though metal frames are also supplied as a part of the mounting activity. Accordingly, the job work charges will be chargeable at the rate of 18%। ठीक है, जो भी सर्विस पर एप्लीकेबल रेट है वो यहाँ पर लगेगा। Further, the value of steel cabinet will not be included in the value of taxable supply। जो स्टील कैबिनेट की वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी। क्यों इंक्लूड नहीं होगी? क्योंकि सप्लाई ऑफ कैबिनेट डज नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई मेड बाय द मैसेज टूल्स, क्योंकि वो उसके स्कोप में फॉल ही नहीं करती, क्योंकि उसको स्कोप में केवल ये है सप्लाई ऑफ जो वर्क जो सर्विस देनी है, जो वर्क सर्विस केवल उतना इसको स्कोप में है, तो वही वैल्यू इसमें ऐड की जाएगी। मैसेज पेन टूल इज ओनली रिक्वायर्ड टू माउंट द स्टील कैबिनेट विच आर टू बी सप्लाइड बाय द आलोक प्राइवेट लिमिटेड ऑन मेटल फ्रेम which are to be supplied by it. As regard the sale of waste, sale of waste की बात करेंगे तो supply of goods में आपके पास आ जाएगा। Such supply will be treated as supply of goods and subject to जो भी रेट है supply of goods का metal waste वो applicable हो जाएगा। Accordingly GST जो कैलकुलेशन आपके पास निकल के आएगी वो कितनी आएगी 94,000, ये ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुका 94,400। जो भी वैल्यू आएगी निकल कर फाइनली कितनी आएगी 95,400, जो हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो वर्क का। बेदी मैन्युफैक्चर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, कौन है? इंस्ट्रक्ट्स इट्स सप्लाई टू सेंड द कैपिटल गुड्स डायरेक्टली टू राजेश इंटरप्राइजेस। ये कौन है? जॉब वर्कर। ठीक है, हु इज अ जॉब वर्कर आउटसाइड इट्स फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर कैरिंग आउट certain operations on the goods. The goods were sent by the supplier. The goods जो send की गई है ना डायरेक्टली सप्लायर के द्वारा, वो की गई है 10th अप्रैल एंड रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर ऑन 15th अप्रैल। तो जब भी सप्लायर के द्वारा गुड्स सेंड की जाती है तो हम टाइम लिमिट कहाँ से देखते हैं? रिसीव डेट से। तो हमें कहाँ से देखनी है? रिसीव डेट से, मतलब हमें 15th अप्रैल से देखना है 1 ईयर, और जो भी आपके पास 3 ईयर वाला टाइम लिमिट है वो यहाँ से देखना है। इनपुट गुड्स को देखना है यहाँ से, कैपिटल गुड्स है तो यहाँ से। राजेश इंटरप्राइजेस, राजेश इंटरप्राइजेस कौन है? जॉब वर्कर। कैरिड आउट जो वर्क बट डिड नॉट रिटर्न, उसने रिटर्न नहीं करी द कैपिटल गुड्स टू द प्रिंसिपल बेदी मैन्युफैक्चर। डिस्कस वेदर द बेदी मैन्युफैक्चरर्स आर एलिजिबल टू रिटेन द आईटीसी। उसने रिटर्न नहीं करी, मतलब जो 3 ईयर के अंदर रिटर्न करी थी उसने रिटर्न नहीं करी, तो क्या जो प्रिंसिपल है क्या वो आईटीसी रिटेन करके रख सकता है? अवेल बाय देम ऑन द कैपिटल गुड्स। व्हाट एक्शंस अंडर जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द बेदी मैन्युफैक्चरर्स। क्या एक्शंस लेने की रिक्वायरमेंट आपके पास होगी? सेकंड क्वेश्चन, What would be your answer in place of अगर कैपिटल गुड्स की जगह पे जिग्स और फिक्चर्स होता है? तो जिग्स और फिक्चर्स में कोई टाइम लिमिट आपके पास है ही नहीं, तो इसमें तो सीधा सीधा आंसर आपके पास आ जाएगा। तो पूछा ना यहाँ पे
कि क्या वो रिटर्न कर सकता है आईटीसी, तो यस, इसमें तो आपको रिटर्न कर सकता है। और जो पहला केस है, क्योंकि इसने क्लैरिफाई नहीं किया, ठीक है, कि अब जो पहला वाला केस है, इसमें इसने क्लैरिफाई किया है कि भैया वो 3 ईयर के अंदर वापस मतलब लेके नहीं आ रहा, ठीक है। तो 3 ईयर के अंदर अगर नहीं लेके आ रहा तो उसको डीम सप्लाई माना जाएगा, डीम सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको यहाँ पर डीम सप्लाई मान लिया जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं हम। As per section 19(5), as per section 19(5), the principal is entitled to take ITC of capital goods sent for job work, even if said goods are directly sent to the job worker। अगर डायरेक्टली सेंड की तब भी वो ले सकता है, पढ़ लिया हमने कल भी है। Further, section 19 subsection 6 stipulates that where the capital goods sent directly to the job worker are not received back within 3 year के अंदर कहाँ से देखा जाएगा, डेट ऑफ रिसिप्ट से देखा जाएगा, तो वो क्या माना जाएगा, डीम सप्लाई माना जाएगा, ठीक है, डीम सप्लाई माना जाएगा by the principal to the job worker on the date when the said capital goods were received by the job worker। In view of the aforementioned provision, where the manufacturer are eligible आपके पास है to retain the ITC availed by them on capital goods, वो आपका रिटेन करके रख सकता है, ठीक है। लेकिन however if the capital goods अगर रिटर्न नहीं करता, ठीक है, कहाँ से देखा जाएगा, जो 15 अप्रैल से रिसिप्ट डेट, वहाँ से 3 ईयर के अंदर अंदर अगर वो रिटर्न नहीं करता तो क्या माना जाएगा, तो उसको डीम सप्लाई आपके पास रिटर्न माना जाएगा अगर वो रिटर्न नहीं करता, और उसको टैक्स पे करना होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है, डीम सप्लाई मानने जाएगा और उसको अलॉन्ग विद इंटरेस्ट टैक्स पे करना होगा। हाउएवर, लेकिन टाइम लिमिट आपके पास नहीं है फॉर द मोड्स, डाइस, जिग्स एंड फिक्चर्स और टूल्स एंड आउट फॉर द जॉबर फॉर जॉबर। हाउएवर, इफ Rajesh Enterprises does not return the jigs and fixtures to by the manufacturer, it shall not considered as supply of jigs, supply नहीं मानी जाएगी और वो कंटिन्यू एलिजिबल होगा तो रिटर्न करने के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है, ओके। तो हमारे जितने भी जॉब वर्क से रिलेटेड, जॉब वर्क चैप्टर से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे रेलिवेंट फॉर द नवंबर 23 एग्जाम, वो हमने सारे कवर कर लिए। ये मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है, इसके बाहर कोई भी केस कवर्ड आपके पास दैट इज नहीं होने वाला, मोर देन सफिशिएंट है।